हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 हमारा किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स पढ़ने जाएंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम करते हैं कि इंट्रोडक्शन से करते हैं हम स्टार्ट पहले कि किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का इंट्रोडक्शन हुआ कैसे था। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो हमने चैप्टर 1 की बनाई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर हिस्ट्री के एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप वो समझ लेते हैं तो आपको ये समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। ठीक है। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी एंड होने का वजह ये भी हो सकती है कि आर्यंस ने अटैक कर दिया हो हमारे हड़प्पन पीपल्स पे। तो हम समझते हैं आर्यंस थे कौन। आर्यंस उच्च जाति के लोग थे एंड उनके लिए वेदा का मीन्स था मंत्र एंड श्लोकास। ठीक है। एंड जो आर्यंस थे, अगला पॉइंट हमारा, जो आर्यंस थे हमारे वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके आए थे बिटवीन 2000 टू 1500 BC। एंड वो ईस्टर्न अफगानिस्तान में, मॉडर्न पाकिस्तान में, पंजाब में एंड वेस्टर्न यूपी में आगे सेटल हो गए थे वो। तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। जब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिटवीन 1900 टू 600 BC, ऋग्वेदा वाज कंपोज बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जो लोग हमारे इंडस के आसपास रहते थे उसको हम कहते थे हड़प्पन रिपब्लिक कहते थे उसको हम। एंड उसके द्वारा हमारा ऋग्वेदा कंपोज हुआ। एंड जैसे कि हम जानते हैं हमारे संस्कृत के अंदर 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है। एंड अगला पॉइंट हमारा ये है कि इसी टाइम के बीच में ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्रीकल्चर सेटलमेंट हमारी बहुत एमर्ज हुई थी इन मैनी पार्ट्स एंड सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, द डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो चलिए हम इसको अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों 6 पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो 6 पॉइंट हमारा ये लिखा है कि हमारे डेड बॉडीज़ को नए नए तरीके से उनको डिस्पोज करना शुरू कर दिया था और उनको एक सोन टाइप स्ट्रक्चर में बनाना शुरू कर दिया था, जिसको कहते हैं मेगालिथ, जिसकी फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जो एक सोन टाइप स्ट्रक्चर है। एंड वो हमारा एमर्ज हुआ था हमारा सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में। एंड कुछ 7 पॉइंट हमारा ये है कि बहुत सारे केसेस में हमको ये देखने को मिला कि जो डेड पीपल थे, जो डेड लोग थे, उनको बरी किया जाता था विच रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स, एज इट शोज दैट वो पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे वो। तो नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करते हैं हम। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है प्रिंसेप एंड प्रियदासी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रिंसेप एंड प्रियदासी हमारा बेसिकली इस चैप्टर का शुरुआत है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, प्रिंसेप जो था, आपको आपकी स्क्रीन पे आपको उसकी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी। वो 1830 के अंदर, 1830 डिकेड के अंदर वो जेम्स प्रिंसेप जो हमारा ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने गुप्त सीक्रेट रीडिंग करी हमारे ब्राह्मी एंड कारुष्टी स्क्रिप्ट को, और उन्होंने उस लैंग्वेज को डिकोड किया और समझा। एंड जो वो लैंग्वेज हमारी अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन में एंड कॉइन्स में यूज़ होती है, उस लैंग्वेज को हमारे जेम्स प्रिंसेप ने समझा और उसको डिकोड किया। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जेम्स प्रिंसेप ने देखा कि जो वहाँ के कॉइन्स पे किंग्स का नाम लिखा हुआ है, एंड उसको ऐसा प्रियदासी के रूप में उनको सौंपा जाता था। प्रियदासी का मतलब होता है एक ऐसा किंग जो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। एंड उसने हमारे जेम्स प्रिंसेप ने देखा कि कुछ कॉइन्स में हमारे अशोका किंग के भी नाम लिखे हुए हैं। देखिए, जैसे उसने लैंग्वेज हमारी डिकोड करना सीखी, उसने पूरे वर्ल्ड को बताया, उसने इंडिया को उसके हिस्ट्री के बारे में बताया, तो उसने एक नया डायरेक्शन दिया हमारी इंडियन हिस्ट्री को, जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक पाथ रहा है हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है द अर्लीस्ट स्टेट। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, इट इज़ एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स।
एक इन युग में हमारी सीट्स होती थी, हमारी सिटीज़ होती थी, हमारे यूज़ ऑफ फाइनेंस बहुत ज़्यादा होता था, हमारी डेवलपमेंट हो रही थी, हमारे कॉइनेज में, हमारे कॉइन्स बनने में हमारी डेवलपमेंट हो रही थी। एंड डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स इंक्लूडिंग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, उनकी सोच, उनके विचार बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के, जो हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे अभी हम, कि उनके क्या व्यू थे। एंड ऑल्सो एमर्ज हुए थे हमारे 16 महाजनपद। तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपद थे क्या। आइए, तो ये हमारी फ़ोटो है 16 महाजनपद की, जिसमें हमारे 16 महाजनपद लिखे पड़े हैं एंड उसकी कैपिटल एंड जो उसकी मॉडर्न लोकेशन है। तो देखिए आगे देखते हैं हम। एंड जो इनमें जो इम्पोर्टेंट महाजनपद थे वो थे हमारे वाजी, मगधा, कोशाला, कुरु, पंचाल, गंधरा एंड अवंती। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हमारे महाजनपद थे। और इनमें से सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट हमारा महाजनपद था हमारा मगधा। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है द मेन फीचर्स ऑफ महाजनपद। चलिए आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो महाजनपद थे हमारे, वो बेसिकली हमारे किंग्स के द्वारा रूल किए जाते थे। एंड वो या फिर वो कुछ ओब्लिगेरिस के द्वारा रूल किए जाते थे। ओब्लिगेरिस वो किंगडम होता है जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम गानास भी कहते हैं एंड संघास भी कहते हैं। और उसमें पावर शेयर होती है बिटवीन अ नंबर ऑफ मैन हमारे ओब्लिगेरिस में। एंड उनको हम राजस के नाम से संबोधित करते हैं। एंड हमारा सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि हमारे हर एक महाजनपद में उसके एक पर्सनल एक कैपिटल सिटी होती थी, और जो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी। तो चलिए थर्ड पॉइंट की मूव करते हैं। तो देखिए, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि हर एक महाजनपद के बाद एक वेल मेंटेन सैनिक आर्मी होती थी, और उनके पास ब्यूरोक्रेसीज भी होती थी फॉर द रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। उनका शासक कंट्रोल करने के लिए उनके पास ब्यूरोक्रेसीज भी होती थी। तो आइए फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि धर्मसूत्रा, जो हमारा ब्राह्मण्स के द्वारा लिखा गया था। ब्राह्मण्स हमारी सबसे हायर कास्ट मानी जाती थी उस वक्त में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्रास को सबसे लोएस्ट कास्ट माना जाता था, एंड ब्राह्मण्स को सबसे हायर कास्ट माना जाता था। जो ब्राह्मण्स कहते थे उनकी ही चलती थी। एंड ब्राह्मण्स ने कुछ रूल्स लिखे गए जिसमें कहते थे कि जो हमारे रूलर्स होंगे वो सिर्फ हमारे क्षत्रिय ही होंगे और कोई नहीं होंगे। एंड जो हमारे महाजनपद के रूलर थे वो अपने नेबरिंग स्टेट्स पे इन्वेड करते थे, अटैक करते थे फॉर गेटिंग देयर वेल्थ। एंड वो अपने शासक में वो टैक्स कलेक्ट करते थे एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आइए, हम नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा मेन फीचर्स ऑफ मगधा। जैसे कि हम जानते हैं कि मगधा हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, मगधा जो हमारा बिहार में है वो हमारा बहुत ही पावरफुल हमारा महाजनपद बना। एंड क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे माउंटेन्स थे, जो एक तरीके से उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता था कि कोई भी उसके दुश्मन उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकते थे। एंड वहाँ पे आयरन माइंस बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में मिलती थी, जिसकी वजह से उनको टूल्स एंड वेपन्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती थी। एंड वहाँ की लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, बहुत उपजाऊ ज़मीन थी उनकी। एंड हमारा उसके आसपास हमें गंगा और उसकी कोई ट्रिब्यूटरीज मिली है, जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी हमारे इरिगेशन पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड वहाँ पे एलिफेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता था हमारे आर्मी का, और हमें उस रीजन में एलिफेंट्स बहुत ही हैवी वैल्यू में मिले हैं। एंड हमने देखा है कि वहाँ पर बोट्स बहुत यूज़ होती थी फॉर कम्युनिकेशन एंड हमारा ट्रेड के लिए। एंड वहाँ के कुछ एम्बिशियस किंग जैसे कि हमारा बिम्बिसारा एंड अजद
सिटलू एंड महापद्मा महापद्मा नंदा as the best known and their ministers who implement their policies। देखिए, जो वहाँ के जो एम्बिशियस किंग थे, जैसे कि जो हमने नाम पढ़े अभी हमने हैं, उनकी पॉलिसीज़ इतनी बढ़िया बनाई जाती थी और जो उनके मिनिस्टर थे जो उनको इम्प्लीमेंट करते थे वो इतने अच्छे तरीके से करते थे। इनकी वजह से हमारा एक मगधा, हमारा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हमारा महाजनपद बना था। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा द एन अर्ली एम्पायर। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो हमारा अर्ली एम्पायर था, जो इसमें हमारा आता है मौर्यन एम्पायर आता है इसमें हमारा, जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड किया गया था, बनाया गया था बाय 321 BC। देखिए, ये टॉपिक समझने से पहले हम एक थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे चले जाते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य की, ये कैसे हमारा किंग बना एंड इसकी बेसिकली क्या हिस्ट्री थी। तो आइए इसको देखते हैं हम। देखिए, ठीक है, दरंदा एक राजा था एंड उसके दरबार में कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, एंड दरंदा ने कौटिल्य की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती थी एक दिन। तो कौटिल्य को उस बेइज्जती का इतना बुरा लगा तो उन्होंने सोचा कि इस बेइज्जती का मैं एक बदला लूँगी दरंदा से। तो वो दरबार से बाहर चली गई एंड उसने देखा कि कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे हैं जिसमें एक लड़का राजा का किरदार कर रहा है। तो कौटिल्य उसके राजा की एक्टिंग से, उसके राजा का शासन करने से, जो वो हमारा खेल में कर रहा था, उससे इतना इम्प्रेस हुआ कि इसे सोचा कि अब मैं इसको ही राजा बनाऊंगा। और दरंदा, जो हमारे बेसिकली एक राजा था हमारा, जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, उसको हरा के उसकी जगह ये बैठेगा कि मुझे भी एक इस एम्पायर में तो पावर मिले। एंड उसके बाद कौटिल्य ने हमारे जिस लड़के का नाम था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, जो खेल खेल रहा था, जो राजा का किरदार निभा रहा था, उसके पेरेंट्स से परमिशन ली एंड उसने कहा कि मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ और इसको अर्थशास्त्र की इसको मैं नॉलेज देना चाहता हूँ और इसको मैं राजा बनाना चाहता हूँ। तो उसके पेरेंट्स ने परमिशन दे दी उसको। तो फिर उसके बाद उसको पढ़ाया लिखाया चंद्रगुप्त मौर्य को एंड उसको अर्थशास्त्र की उसको ज्ञान दिया। एंड उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे धनंदा को हराया एंड फिर उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र ऑक्यूपाई करी। तो ये हमारी हिस्ट्री थी। तो नेक्स्ट पॉइंट का मूव करते हैं हम अब कि आपका इससे हमने आपको हिस्ट्री इसलिए समझाई क्योंकि आपका बेस अच्छे क्लियर हो जाए और आपको आने वाले पॉइंट्स में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि उसने लास्ट नंदा रूलर थे उसको हराया, जिसकी कैपिटल हमारी पाटलिपुत्र थी। तो थर्ड पॉइंट पर हम चलते हैं। चंद्रगुप्त ने उसको डिफीट किया हमारे सेल्कस निकेटर को, जो हमारा जनरल था अलेक्जेंडर का नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन 305 BC में। एंड उसके साथ एक ट्रीटी साइन करी कि उसने सेल्कस ने चंद्रगुप्त को ईस्टर्न अफगानिस्तान, बल्कुलिस्तान एंड एरिया वेस्ट ऑफ इंडस एंड दिया। एंड इन रिटर्न चंद्रगुप्त गिफ्टेड 500 एलिफेंट्स टू सेल्कस एंड मैरी हिज डॉटर। उसने उसकी बेटी से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस की बेटी से शादी करी और उसको ऐसे गिफ्ट 500 एलिफेंट्स दिए। और सेल्कस ने उसको ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड एरिया वेस्ट ऑफ इंडस दिया। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट पर हम चलते हैं कि जो हमारा मैगजीन था उसको मॉडर्न कोर्ट भेजा गया, जो वो बेसिकली एक क्रीम एम्बेसडर था जिसने हमारी इंडिका लिखी थी। इंडिका में बेसिकली उसके एम्पायर की हिस्ट्री उसकी लिखा गया था। तो हम आगे देखते हैं। वैसे इंडिका में बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन
उसके मिलिट्री एंड हमारे उसके कैपिटल पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, 5th पॉइंट कि जो हमारी अर्थशास्त्र थी, जो हमारी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, जिसको कौटिल्य को हम चाणक्य एंड विष्णुगुप्ता के नाम से बुलाते हैं, वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे एक भरोसे करने वाली मिनिस्टर के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता था, हमारी कौटिल्य को। तो चलिए उसको हम आगे देखते हैं हम। एंड बेसिकली जो हमारा अर्थशास्त्र था, उसमें हमारा रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल एंड क्रिमिनल लॉ लिखा गया था। तो आगे देखते हैं, जैसे कि हमने कहानी पढ़ चुके हैं हम धनंदा की एंड कौटिल्य की, तो 6th पॉइंट में हमारा यही लिखा है। तो हम आगे देखते हैं। तो हमारी अर्थशास्त्र थी, उसमें हमारा रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हमारा सिविल एंड क्रिमिनल लॉ लिखा गया था। वहाँ का कानून लिखा गया था, जो हमारी कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। एंड हाँ, बेसिकली जो हमारी बुक इंडिका थी, जो हमारे मेगस्थीन से लिखी थी, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी हमको उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके मिलिट्री के बारे में एंड जो उस वहाँ की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उसके बारे में हमें बताती है वो। तो आगे मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। एंड जो मॉडर्न्स के बारे में हमको मेंशन किया गया है हमारे लेटर बुद्धिस्ट में, जैन में एंड पुरानिक लिटरेचर में भी, एंड वो उनका मेंशन हमें संस्कृत लिटरेरी वर्क्स में भी किया गया है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारा अशोका था, वो हमारा फर्स्ट रूलर था और मॉडर्न डायनेस्टी का, जिसने हमें मैसेज इंस्क्राइब किया ऑन स्टोन सरफेस, रॉक्स एंड पिलर्स पे। एंड अशोका ने अंडरस्टूड किया धामा को। धामा के बारे में हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से। एंड अशोका का मैसेज ये होता था कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें जेन्यूरिसिटी मतलब कि हमें इज्जत देनी चाहिए ब्राह्मण्स को, एंड दोस्त हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, जैसे कि हमारे पेरेंट्स को हमको इज्जत देनी चाहिए, हमें उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। एंड हमें स्लेव्स को एंड सर्वेंट्स को काइंडली अच्छे व्यवहार से बात करनी चाहिए। ये नहीं कि हम उनको नौकरी तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनको कुत्ता समझ रहे हैं, ऐसे मतलब कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एंड हमें अपने रिलीजन की तरफ एंड ट्रेडिशन की तरफ अपने से ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए कि हमारा है ये, ठीक है। इसके बाद का ये है कि ये सब जो हमारे मैसेज अशोका देता था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी का नाम ये है कि जब अशोका ने कलिंगा युद्ध लड़ा, जब अशोका ने कलिंगा बैटल लड़ी थी, तो उसमें काफ़ी सोल्जर्स ने अपनी लाइफ लॉस कर दी थी। तकरीबन 1 लाख पीपल डाई हो गए थे, मर गए थे। एंड 1.5 लाख पीपल वो थे जो हैविली इंजर्ड थे। एंड जो उसका पूरा युद्ध मैदान था, वो पूरा लाल रंग से भर गया था। एंड अशोका को उस बारे में इतना बुरा लगा कि एक युद्ध की वजह से हमारे लाखों इंसान मर गए, लाखों इंजर्ड हो गए। तो उसको ये इसलिए बुरा लगा, तो उसने ये सब छोड़ के अपना धर्म अपनाया एंड वो पीसफुल एंड स्टेबल एम्परर बना। एंड वो भक्त हो गया अपने बुद्धिज्म का, उसने अपना बुद्धिज्म अपना लिया। एंड अशोका का अपना पर्सनल रिलीजन बन गया अपना बुद्धिज्म। तो आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। तो आइए इसको देखते हैं हम। देखिए, मॉडर्न एम्पायर के अंदर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे, जिसमें हमारा एक कैपिटल पाटलिपुत्र इंक्लूड होता था। एंड हमारे प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सुवर्णनगरी, जिसको हम गोल्डन माउंटेन भी कहते हैं, ये सब हमारे अशोका इंस्क्रिप्शन के में लिखा पड़ा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अशोका इंस्क्रिप्शन में लिखी पड़ी है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। आइए, हमारे नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, जो हमारे वहाँ की मॉडर्न एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कंट्रोल था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था उसके एरिया में एंड उसके कैपिटल एंड उसके प्रोविंशियल सेंटर्स में। उसका एक अच्छा शासक था मॉडर्न एम्पायर का अपने सेंटर्स में। एंड जो उनके सेंटर्स थे बहुत ही केयरफुली चूज़ किए जाते थे उनका, जैसे कि हमारा तक्षशिला एंड उज्जैनी, वो बहुत एक दूसरे से बहुत दूर दूर सेंटर में पाए जाते थे, जिसकी वजह से हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स भी होती थी। ये हमारा फीचर है
हमारा मौर्यन एम्पायर का, ठीक है। जो वहाँ पे कम्युनिकेशन थी लैंड एंड रिवर के द्वारा होती थी, वहाँ पे जर्नी बेसिकली हमारी 2 वीक्स एंड की होती थी। एंड वहाँ पर हमारे जहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था हमारे कम्युनिकेशन का या फिर हमारे ट्रांसपोर्ट का, तो वहाँ पे हमारे मिलिट्री भी लेके आते थे कि वहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। आर्मी लेके जाते थे जैसे हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो उस सामान की। एंड जो हमारे मैगजीन से उन्होंने कम्युनिटी मैंशन करी उनकी इंडिका में। हम जानते हैं जो मैगजीन से हमारी इंडिका लिखी थी, उसने अपनी बुक में इंडिका में कमेटी मेंशन करी। उसमें लिखा कि उसमें 6 सब कमेटी होती थी मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। उसमें एक सब कमेटी होती थी जो हमारी नेवी को देखती थी, एंड सेकंड मैनेज करती थी हमारे ट्रांसपोर्ट को एंड प्रोविजन को, एंड थर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, जो सोल्जर्स पैरों के द्वारा चलते थे, एंड फोर्थ जो हमारे हॉर्सेस के द्वारा चलते थे, एंड फिफ्थ जो हमारे रथ पे चलते थे। चैरिट्स मतलब होता है रथ। एंड 6 कमेटी होती थी हमारी, सब कमेटी होती थी हमारी जो हमारी एलिफेंट्स पे चलती थी। एंड अशोका ने ट्राई किया प्रोपोगेट करने का धामा को, क्योंकि आप समझते हैं कि धामा का मतलब होता क्या है। धामा का मतलब होता है एक ऐसा प्रिंसिपल जो हमारा सिंपल हो एंड वर्चुअली एप्लीकेबल हो, पूरी यूनिवर्सली में आराम से कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है हमारा धामा। एंड स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे जिसको हम कहते थे हम धामा महामता सॉरी। एंड जो हम काम करते थे सेपरेट करने का मैसेज ऑफ धामा। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ क्लास 12 चैप्टर 2 हिस्ट्री अवर किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। तो अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने कोई भी क्वेरी हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।